तो लक्ष्य कंपटीशन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इंटीरियर करंट कंसेप्ट का बुक 70 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट बुक है। 1 से 15 मई 2024 का करंट अफेयर्स है ये। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। करंट कंसेप्ट पढ़ेंगे। मसौदा विस्फोटक विधेयक 2024। केंद्र सरकार ने 1884 के विस्फोटक अधिनियम को बदलने के लिए एक नया विस्फोटक विधेयक प्रस्तावित किया है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग डीपीआईआईटी के नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना बढ़ाने और लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं की दक्षता बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। प्रस्तावित विधेयक की मुख्य विशेषताएं। प्रस्तावित विस्फोटक विधेयक 2024 के अनुसार केंद्र सरकार लाइसेंस देने, निलंबित करने या रद्द करने के साथ साथ नए कानून के तहत अन्य निर्दिष्ट कार्यों को करने के लिए जिम्मेदार प्राधिकरण को नामित करेगी। लाइसेंसिंग प्राधिकारी लाइसेंस में विस्फोटकों की मात्रा निर्दिष्ट करेगा, जिसे एक लाइसेंसधारी निर्धारित अवधि के निर्माण, स्वामित्व, बिक्री, परिवहन, आयात या निर्यात कर सकता है। यदि कोई लाइसेंसधारी व्यक्ति किसी भी नियम का उल्लंघन करके विनिर्माण, आयात या निर्यात करता है तो उसे 3 साल तक की कैद, 1 लाख रुपये का जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ता है। नियमों का उल्लंघन करते हुए किसी विस्फोटक को अपने पास रखने, उपयोग करने, परिवहन करने पर 2 साल तक की कैद, 50,000 रुपये का जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ सकता है। विस्फोटक अधिनियम 1884 का विस्फोटक अधिनियम भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा अधिनियमित तक कानून है, जिसका मुख्य उद्देश्य विस्फोटकों का निर्माण, भंडारण, कब्जे, उपयोग, बिक्री, आयात और निर्यात को विनियमित करना है। यह अधिनियमित नामित अधिकारियों को सुरक्षा नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उन परिसरों का निरीक्षण करने का अधिकार देता है जहां विस्फोटक संग्रहित या उपयोग किए जाते हैं। यह अधिनियम विभिन्न प्रकार के विस्फोटकों पर लागू होता है, जिनमें बारूद, डायनामाइट, नाइट्रोग्लिसरीन और अन्य पदार्थ शामिल हैं। यह विस्फोट से संबंधित दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा मानकों और प्रतिक्रियाओं को निर्धारित करता है। इसके बाद निर्विरोध विजय। गुजरात के सूरत लोकसभा क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार का नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया था और अन्य दावेदारों ने अपने नामांकन वापस ले लिए थे। निर्विरोध निर्वाचन में परिणाम घोषित करने से संबंधित कानून। चुनाव संचालन अधिनियम 1961 नियम 11 रिटर्निंग ऑफिसर आरओ को चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित करने और निर्विरोध चुनाव में परिणामों की घोषणा करने की अनुमति देता है। इसका शर्तें। यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में केवल एक ही उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है, जब अन्य सभी उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले लेते हैं या अयोग्य घोषित हो जाते हैं, तो केवल एक उम्मीदवार दौड़ में रह जाता है। इसकी चिंताएं। यह प्रक्रिया मतदाताओं को उपरोक्त में से कोई नहीं, नोटा विकल्प का प्रयोग करके ही अनुमति नहीं देती है। वर्तमान चुनावी प्रक्रिया एक प्रकार से निर्वाचकों को पूरी तरह से चुनाव प्रक्रिया से बाहर कर देती है, और यदि चुनाव लड़ने के लिए कोई उम्मीदवार नहीं है तो उनके अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। चुनावों का पूर्ण बहिष्कार से आशय है कि सभी को शून्य वोट प्राप्त हुए हैं और धारा 65 के तहत वोटों की समानता को कवर किया गया है।
जब लोगों ने प्रक्रिया में भाग नहीं लिया तो उनका प्रतिनिधित्व कौन करेगा? इसकी पहचान करने में लोगों की इच्छा को सिस्टम की व्यावहारिकता से बदल दिया गया। आगे की राह। विजयी उम्मीदवारों की घोषणा के लिए वोटों का न्यूनतम % पेश करने पर विचार किया जाना चाहिए। यदि कोई उम्मीदवार खुद को चुनाव के लिए पेश नहीं करता है तो उस सीट को नामांकित श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे नाबार्ड की जलवायु रणनीति 2030। सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए नाबार्ड ने पृथ्वी दिवस के अवसर पर अपने जलवायु रणनीति 2030 दस्तावेज का अनावरण किया है। इस व्यापक रणनीति का उद्देश्य भारत की हरित वित्त पोषण की बढ़ती आवश्यकता को संबोधित करना है। भारत में हरित वित्त पोषण। भारत को 2030 तक संचयी रूप से 2.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक तक पहुंचने के लिए सालाना लगभग 170 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता है। वर्तमान हरित वित्त प्रवाह गंभीर रूप से अपर्याप्त है। 2019 से 20 तक भारत ने हरित वित्त पोषण में लगभग 49 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए, जो कि जरूरत का एक अंश मात्र था। भारत में हरित वित्त पोषण की मांग को पूरा करने के लिए नाबार्ड की जलवायु रणनीति 2030 को 4 प्रमुख स्तंभों के आसपास संरचित किया गया है। पहला, सभी क्षेत्रों में हरित ऋण में तेजी लाना। व्यापक बाजार निर्माण भूमिका निभाना। नाबार्ड का आंतरिक हरित परिवर्तन और रणनीतिक संसाधन जुटाना। नाबार्ड इसकी स्थापना भारत में सतत ग्रामीण विकास और कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए शिवराम समिति की सिफारिश के आधार पर 12 जुलाई 1982 को की गई थी। नाबार्ड का जो स्थापना है 12 जुलाई 1982 को और शिवराम समिति के द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य कृषि, लघु उद्योग, कुटीर और ग्राम उद्योग, हस्तशिल्प और अन्य ग्रामीण शिल्प के प्रचार और विकास के लिए ऋण प्रवाह को सुविधाजनक बनाना। यह RBI अधिनियम 1934 के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में कार्य करता है, जिसका मुख्यालय जो है मुंबई में स्थित है। यह भारत सरकार द्वारा नियुक्त निदेशक मंडल द्वारा शासित होता है, जिनमें शामिल है RBI के प्रतिनिधित्व, केंद्र और राज्य सरकारें, ग्रामीण विकास और वित्त से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ। नोट: पृथ्वी दिवस 2024 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका थीम है ग्रह बनाम प्लास्टिक। निष्कर्ष: यह रणनीतिक पहल पर्यावरणीय प्रबंधन के प्रति नाबार्ड की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है, साथ ही भारत को एक लचीली और टिकाऊ अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का जो स्कोर है पिछले वर्ष की तुलना में 36.62 से गिरकर 31.28 हो गया है। रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं: रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स RWB, फ्रेंच रिपोर्ट्स सैन्य फ्रंटियर्स RSF के अनुसार विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 180 देशों के बीच भारत की रैंकिंग 2023 में 161 से 2024 में 159 हो गई है। हालांकि यह सुधार मुख्य रूप से अन्य देशों की रैंकिंग में गिरावट के कारण हुई है। यह विश्व स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता में समग्र गिरावट और पत्रकारी और स्वतंत्र मीडिया आउटलेट्स के राजनीतिक दमन में भारी वृद्धि को दर्शाता है। विश्व स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता में औसतन 7.6 अंक की गिरावट आई है। रैंकिंग में नॉर्वे शीर्ष पर है, जबकि डेनमार्क दूसरे स्थान पर है। भारत का स्कोर सुरक्षा संकेत को छोड़कर बाकी सभी मामलों में गिरा खराब है।
भारत, तुर्की, पाकिस्तान और श्रीलंका से पीछे है, जो क्रमशः 158, 152 और 150वें स्थान पर है। प्रयुक्त संकेतक: सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, कानूनी और सुरक्षा। भारत के संबंध में मुख्य बिंदु: इसमें दावा किया गया है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में प्रेस की स्वतंत्रता संकट में है। सरकार ने कई नए कानून पेश किए हैं जो सरकार को मीडिया की नियंत्रित करने, समाचार को सेंसर करने और आलोचकों को चुप कराने की असाधारण शक्ति देता है। इसमें दूरसंचार अधिनियम 2023, प्रसारण सेवा विनियम विधेयक 2023 का मसौदा और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जो पत्रकार सरकार की आलोचना करते हैं उन्हें नियमित रूप से ऑनलाइन उत्पीड़न, मनमानी गिरफ्तारियों का शिकार होना पड़ता है। एनपीएलआई और बैंक ऑफ नामीबिया के मध्य समझौता: नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की अंतर्राष्ट्रीय शाखा NIPAL ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) जैसे त्वरित भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए बैंक और नामीबिया के साथ एक समझौता किया। यह साझेदारी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में UPI स्टैक को तैनात करने के लिए केंद्रीय बैंकों के साथ NPCI का पहला सहयोग है। इसका उद्देश्य नामीबिया में वास्तविक समय में व्यक्ति से व्यक्ति P2P और व्यक्ति से व्यापारी P2M लेनदेन विकसित करना है। इसका महत्व: बैंक ऑफ नामीबिया BON को NIPAL से सर्वोत्तम श्रेणी की तकनीक और अंतर्दृष्टि तक पहुंच प्राप्त होगी, जिससे नामीबिया में अपने नागरिकों के डिजिटल कल्याण के लिए एक समान मंच का निर्माण संभव हो सकेगा। यह भविष्य की तकनीकी प्रगति और बाजार की मांग को अपनाने के लिए स्केलेबिलिटी और अनुकूलनशीलता भी सुनिश्चित करेगा, जिससे क्षेत्र में आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। यह प्रयास फ्रांस, श्रीलंका, सिंगापुर और मॉरिशस जैसे अन्य बाजारों में प्रवेश करने के लिए UPI को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए NPCI के प्रयास का अनुसरण करता है। सहयोग वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ और किफ़ायती बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा, विशेष रूप से वंचित आबादी के लिए 2025 तक अपेक्षित भुगतान उपकरणों की पूर्ण अंतर संचालनीयता के साथ। NPCI देश में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए एक समग्र संगठन है। इसे RBI और भारतीय बैंक संघ IBA द्वारा भारत के भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के प्रावधानों के तहत एक मजबूत भुगतान और निपटान अवसंरचना के विकास हेतु स्थापित किया गया है। विश्व प्रवास रिपोर्ट 2024: अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन IOM ने विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 लॉन्च की, जो वैश्विक प्रवासन पैटर्न में महत्वपूर्ण बदलावों का खुलासा करती है, जिसमें विस्थापित लोगों की रिकॉर्ड संख्या और अंतर्राष्ट्रीय प्रेषण में बड़ी वृद्धि शामिल है। वर्ष 2000 से IOM प्रत्येक 2 वर्ष में अपनी प्रमुख प्रवासन रिपोर्ट पेश करता है। इसका मुख्य विशेषताएं: वर्ष 2000 से 2022 के बीच अंतर्राष्ट्रीय प्रेषण 650% से बढ़कर 128 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 831 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, जिसमें भारत को वर्ष 2022 से सबसे अधिक 111 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रेषण प्राप्त हुआ। शीर्ष 5 प्रेषण प्राप्तकर्ता देश: भारत, मैक्सिको, चीन, फिलीपींस और फ्रांस। 831 बिलियन प्रेषण में से 647 बिलियन प्रवासियों द्वारा निम्न और मध्यम आय वाले देशों में भेजे गए थे। दुनिया के कई हिस्सों में जलवायु और मौसम संबंधित आपदाओं के कारण बड़े पैमाने पर विस्थापन भी हुआ है। अधिकांश प्रवासन नियमित, सुरक्षित और क्षेत्रीय रूप से केंद्रित होता है, जो सीधे अवसरों और आजीविका से जुड़ा होता है।
वर्ष 2022 के अंत तक विस्थापित लोगों की संख्या 117 मिलियन के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई। संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका और सऊदी अरब जैसे देशों में बड़े प्रवासी के साथ भारत विश्व के सबसे बड़े संख्या में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों लगभग 18 मिलियन का मूल स्थान है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक। वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर द्वारा प्रकाशित ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2023 में जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है। भारत 2015 की तुलना में 9वें स्थान से ऊपर आकर तीसरे स्थान पर आ गया है। रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं। जापान के 110 बिलियन यूनिट की तुलना में भारत ने 2023 में 113 बिलियन यूनिट सौर ऊर्जा का उत्पादन किया है। वर्ष 2023 में वैश्विक बिजली उत्पादन में सौर ऊर्जा का योगदान 5.5% था। भारत ने वर्ष 2023 में अपनी 5.8% बिजली सौर ऊर्जा उत्पादन की है। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 2024 में जीवाश्म ईंधन उत्पादन में गिरावट आएगी और यह प्रवृत्ति अन्य वर्षों में भी जारी रहेगी। 2023 में अतिरिक्त वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादन में चीन की हिस्सेदारी 5.1% थी। चीन प्लस 156 TWH, संयुक्त राज्य अमेरिका प्लस 33 TWUH और ब्राज़ील प्लस 22 TWAH के बाद भारत ने 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादन में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वृद्धि प्लस 18 टेरावाट घंटे या TWH हासिल की है। शीर्ष 4 सौर विकास वाले देशों ने मिलकर 2023 में 75% वृद्धि हासिल कर ली है। सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 2015 में भारत की बिजली का 0.5% से बढ़कर 2023 में 5.8% हो गई। भारत 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना तक बढ़ाने वाले देशों में से एक है। एम्बर के अनुसार इस क्षमता लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारत को वार्षिक क्षमता वृद्धि में उल्लेखनीय वृद्धि की आवश्यकता है। वेस्ट नाइल फीवर। केरल के स्वास्थ्य विभाग ने 3 जिलों त्रिशूल, मलप्पुरम और कोझिकोड में वेस्ट नाइल बुखार के मामलों की पुष्टि के बाद अलर्ट जारी किया है। वेस्ट नाइल फीवर वेस्ट नाइल वायरस के कारण होने वाला एक वायरल संक्रमण है जो मुख्य रूप से संक्रमित मच्छरों के काटने से मनुष्यों में फैलता है। वेस्ट नाइल फीवर WNV एक मच्छर जनित एकल स्टैंडर्ड RNA वायरस है। क्यूलेक्स प्रजातियों के मच्छर मुख्य रूप से जिम्मेदार है। WHO के अनुसार यह फ्लेवीवायरस जीनस का सदस्य है और फ्लेविविरिडे परिवार के जापानी एन्सेफ्लाइटिस एंटीजेनिक कॉम्प्लेक्स से संबंधित है। पक्षी WNV के प्राकृतिक मेजबान है। मच्छर जब संक्रमित पक्षियों के माध्यम से भोजन ग्रहण करते हैं तो वे संक्रमित हो जाते हैं और फिर इन मच्छरों के काटने से मनुष्यों तथा जानवरों में वायरस का संचार होता है। घरों में इस्तेमाल के लिए टीके उपलब्ध हैं लेकिन लोगों के लिए अभी उपलब्ध नहीं है। संक्रमित क्यूलेक्स मच्छरों के काटने से वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। ऐतिहासिक संदर्भ। वेस्ट नाइल संक्रमण पहली बार 1937 में युगांडा में पाया गया था। केरल में इसका पहली बार 2011 में पता चला था। बाद में 2022 में त्रिशूल जिले के एक 47 वर्षीय व्यक्ति की वेस्ट नाइल वायरल संक्रमण से मृत्यु हो गई। इसका लक्षण 80% संक्रमित लोगों में यह बीमारी लक्षणहीन होती है। 20% मामलों में लक्षणों में बुखार, सिरदर्द, थकान, शरीर में दर्द, मतली, दाने और सृजन ग्रंथियां शामिल हैं। इसरो ने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीक, जिसे आमतौर पर 3D प्रिंटिंग के रूप में जाना जाता है, की मदद से बनाए गए तरल रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह इंजन इसरो के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV के ऊपरी चरण PS4 में उपयोग किए गए हैं। PS4 इंजन को इसरो द्वारा 3D प्रिंटिंग का उपयोग करके उत्पादन के लिए पुनः डिजाइन किया गया है। एडिटिंग मैन्युफैक्चरिंग AM 3D प्रिंटिंग या AM एक ऐसी प्रक्रिया है जो परत दर परत त्रि-आयामी वस्तुओं को बनाने के लिए कंप्यूटर निर्मित डिजाइन का उपयोग करती है। यह एक योगात्मक प्रक्रिया है जिसमें प्लास्टिक, कंपोजिट या जैव सामग्री जैसी सामग्री की परतें बनाई जाती है जो आकार, कठोरता और रंग में भिन्न वस्तुओं के निर्माण के लिए बनाई जाती है। AM प्रौद्योगिकी के प्रमुख अनुप्रयोग स्वास्थ्य देखभाल, कस्टम प्रत्यारोपण, ट्यूमर मॉडल, सर्जिकल उपकरण आदि, एरोस्पेस और रक्षा, एयरफ्रेम, लैंडिंग गियर, ड्रोन आदि जैसे घटक। इलेक्ट्रॉनिक्स, पहनने योग्य उपकरण, रोबोट आदि महत्व। नया इंजन अब 97% कच्चे माल की बचत करता है और उत्पादन समय को 60% तक कम कर देता है। परीक्षण के सफल प्रशासन के बाद लेजर पाउडर बेड फ्यूजन तकनीक के उपयोग से तैनात भागों की संख्या 14 से कम होकर 1 हो गई है। इससे 19 वेल्ड जोड़ समाप्त हो गए, जिससे प्रति इंजन कच्चे माल के उपयोग में काफ़ी बचत हुई। महिला हिंसा के विरुद्ध यूरोपीय संघ का पहला कानून। हाल ही में यूरोपीय संघ ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए अपना पहला कानून पारित किया है। कानून सभी यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों को महिला जन्नांग विकृति, जबरन विवाह और ऑनलाइन उत्पीड़न जैसे प्रथाओं का अपराधीकरण करने के लिए अनिवार्य करता है। इसका प्रमुख प्रावधान नव स्वीकृत कानून विभिन्न प्रकार के अपराधों को संबोधित करके महिलाओं को लिंग आधारित हिंसा से बचाने का प्रयास करता है। यह कानून बच्चों सहित घरेलू दुर्व्यवहार के पीड़ितों के लिए सहायता प्रदान करने और सुरक्षा में सुधार को प्राथमिकता देता है। नए कानून में विशेष रूप से साइबर अपराधों के लिए प्रावधान किए गए हैं। इस कानून के तहत अपराध की गंभीरता के आधार पर 1 साल तक की अवधि के कारावास का प्रावधान किया गया है। यूरोपीय संघ के सदस्य देशों को इन नए दिशा निर्देशों को 3 वर्ष के अंदर अपने राष्ट्रीय कानूनों में लागू करना होगा। इसका प्रभाव या महत्व समूचे यूरोपीय संघ में इन कानूनों के सामंजस्य से लिंग आधारित हिंसा के प्रति कानूनी प्रतिक्रिया मजबूत होने की उम्मीद है, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि अपराधियों को गंभीर दंड का सामना करना पड़ेगा जबकि पीड़ितों को व्यापक समर्थन मिलेगा। यूरोपीय संघ 27 यूरोपीय देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है। 1992 से 93 maastricht संधि द्वारा स्थापित यूरोपीय संघ ने एकीकृत कानूनों के माध्यम से एक आंतरिक एकल बाजार बनाया है। 2023 के लिए भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आंकलन रिपोर्ट ISSAR। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 2023 के लिए भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आंकलन रिपोर्ट ISSAR जारी की है। इसका मुख्य बिंदु वैश्विक परिदृश्य वर्ष 2023 में 212 लॉन्च और ऑन ऑर्बिटल ब्रेकअप घटनाओं से उत्पन्न कुल 3143 ऑब्जेक्ट्स को अंतरिक्ष ऑब्जेक्ट आबादी में जोड़ा गया। भारतीय अंतरिक्ष युग की शुरुआत से लेकर अब तक 31 दिसंबर 2023 तक कुल 127 भारतीय उपग्रह प्रक्षेपित किए जा चुके हैं, जिनमें निजी ऑपरेटरों, शैक्षणिक संस्थानों के उपग्रह भी शामिल हैं। वर्ष 2023 में इसरो के सभी 7 प्रक्षेपण अर्थात SSLV-D2, E057, LV-M3, M3, ONEWEB-2, PSLV-C55, TELEOS-2, LV-M3, M4, चंद्रयान 3 और
PSLV C57 आदित्य L1 सफल रहे। 31 दिसंबर 2023 तक भारत सरकार के स्वामित्व वाले परिचालन उपग्रहों की संख्या LEO लो अर्थ ऑर्बिट में 22 और GEO जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिटल में 29 है। 2023 के अंत तक 3 भारतीय गहरे अंतरिक्ष मिशन भी सक्रिय थे, अर्थात चंद्रयान-2 ऑर्बिटल आदित्य L1 और चंद्रयान-3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल। अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता SSA अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता SSA अंतरिक्ष में प्राकृतिक और मानव निर्मित ऑब्जेक्ट्स की स्थिति और व्यवहार को समझने एवं निगरानी करने से संबंधित है। इसमें ग्रह, क्षुद्रग्रह, उपग्रह, अंतरिक्षयान, मलबे और धूमकेतु जैसे ऑब्जेक्ट्स का ट्रैक करना और उनकी कक्षा, गति, ऊंचाई, रोटेशन और अन्य विशेषताओं का डेटा इकट्ठा करना शामिल है। पशु कूटनीति। हाल ही में मलेशिया ने पर्यावरण के संरक्षण के रूप में अपनी छवि में सुधार के लिए ओरंगुटैन डिप्लोमेसी का सहारा लेने का निर्णय लिया है। इस रणनीति का उद्देश्य मलेशिया की छवि की जंगली जानवरों की सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं का चैंपियन बनाकर बढ़ाना है। यह पाम ऑयल के टिकाऊ उत्पादन को प्रोत्साहित करना चाहता है और ओरंगुटान को बचाने के लिए अन्य देशों के साथ मिलकर काम करना चाहता है। चीन की सफल पांडा कूटनीति से प्रेरित होकर मलेशिया ओरंगुटान को कुछ मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता के संकेतों के रूप में देखता है। ओरंगुटान उष्णकटिबंधीय वर्षावन के वृक्षों के बीच रहते हैं। यह केवल बोर्नियो, मलेशिया और इंडोनेशिया और सुमात्रा, इंडोनेशिया के उष्णकटिबंधीय जंगलों में पाया जाता है। संरक्षण स्थिति। IUCN गंभीर रूप से संकटग्रस्त। पशु कूटनीति का महत्व। सांस्कृतिक आदान प्रदान। जानवरों का साझा करना या उपहार में देना विभिन्न संस्कृतियों की समझ और प्रशंसा को बढ़ावा दे सकता है। सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन। सार्वजनिक कूटनीति और सहभागिता। अनुच्छेद 39 का बी। सर्वोच्च न्यायालय के 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ जो इस प्रश्न की जांच कर रही है कि क्या निजी संपत्ति समुदाय के भौतिक संसाधन माने जाएंगे, जैसा कि अनुच्छेद 39 का बी में कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट का विचार। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यद्यपि अनुच्छेद 39 का बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, तथापि इस प्रावधान की व्याख्या इतने व्यापक अर्थ में नहीं की जानी चाहिए कि इसमें निजी अधिकारों के लिए कोई सुरक्षा न बचे। अनुच्छेद 39 का बी समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार वितरित किया जाए कि आम हित ही पूर्ति हो सके। राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 39 का बी में कहा गया है कि आर्थिक प्रणाली के संचालन से धन और उत्पादन के संसाधनों का सामान्य हानि के लिए विकेंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। भारत के कृषि निर्यात में गिरावट। अनाज और चीन से लेकर प्याज तक कई वस्तुओं पर शिपमेंट प्रतिबंधों के कारण 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्त वर्ष में भारत का कृषि निर्यात 8.2% गिर गया है। मुख्य बिंदु। वित्त वर्ष 2022-23 में कृषि निर्यात 53.15 बिलियन डॉलर था, जो वित्त वर्ष 2023-24 में घटाकर 48.82 बिलियन डॉलर हो गया है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत के कृषि आयात में 7.9% की गिरावट देखी गई। 2022-23 के 35.7 बिलियन डॉलर से घटाकर 2023-24 में 32.8 बिलियन डॉलर हो गया है। गिरावट वाली निर्यात वस्तुएं। चीनी गैर बासमती चावल, गेहूं, प्याज। कृषि निर्यात में गिरावट के कारण प्रमुख वस्तुओं पर प्रतिबंध। अक्टूबर 2023 से चीनी निर्यात पर सरकारी प्रतिबंध। जुलाई 2023 में गैर बासमती चावल के निर्यात पर सरकारी प्रतिबंध।
वैश्विक मूल्य परिवर्तन 2013 से 14 और 2019 से 20 के बीच कृषि वस्तुओं की कीमतों में वैश्विक गिरावट ने भारत के निर्यात को कम प्रतिस्पर्धी बना दिया। FAO खाद्य मूल्य सूचकांक 119.1 से गिरकर 96.5 अंक आ गया है, जिससे निर्यात राजस्व प्रभावित हुआ। इसका नोट WTO की व्यापक सांख्यिकीय समीक्षा 2023 के अनुसार 2022 में भारत के कृषिगत निर्यात और आयात की वैश्विक कृषि व्यापार में हिस्सेदारी क्रमशः 2.4% और 1.9% थी। विश्व में कृषि निर्यातक देशों की सूची में भारत 9वें स्थान पर था। दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल। हाल ही में शोधकर्ताओं ने युकाटन प्रायद्वीपीय के दक्षिण पूर्वी तट पर मैक्सिको की चेतुमल खाड़ी में विश्व के सबसे गहरे ब्लू होल की खोज की है, जिसे तामजा ब्लू होल के नाम से जाना जाता है। मुख्य बिंदु तामजा ब्लू होल समुद्र तल से कम 1380 फीट 420 मीटर नीचे है, जो दक्षिण चीन सागर में ड्रैगन होल से भी अधिक गहरा है। 13,660 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैली इस विशाल पानी के नीचे की गुफा का नाम तामजा रखा गया है, जिसका माया भाषा में अर्थ है गहरा पानी। ब्लू होल जल से भरी ऊर्ध्वाधर गुफाएं हैं जो तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जहां आधार शैल चूना पत्थर, संगमरमर या जिप्सम जैसे घुलनशील पदार्थों से बनी होती है। ब्लू होल ऊर्ध्वाधर समुद्री गुफाएं हैं जो हिमयुग के दौरान हजारों वर्षों में हिमनदों के बहाव द्वारा निर्मित हुई थी। भीष्म पोर्टेबल अस्पताल। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने आगरा में भीष्म पोर्टेबल क्यूब्स का सफल परीक्षण किया। भीष्म पोर्टेबल क्यूब्स प्रोजेक्ट भीष्म नाम की व्यापक पहल का एक हिस्सा है। सहयोग, हित और मैत्री के लिए भारत स्वास्थ्य पहल, जिसे 200 तक के हताहतों के इलाज के लिए तैयार किया गया है, जिसमें त्वरित प्रतिक्रिया और व्यापक देखभाल पर जोर दिया गया है। मुख्य विशेषताएं। सहायता क्यूब कई नवीन उपकरणों से सुसज्जित है जो आपात स्थितियों के दौरान आपदा प्रतिक्रिया और चिकित्सा सहायता बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह क्षेत्र में चिकित्सा सेवाओं के प्रभाव समन्वय, वास्तविक समय की निगरानी और कुशल प्रबंधन की सुविधा के लिए AI और डेटा एनालिटिक्स को भी एकीकृत करता है। पूरी इकाई में 72 आसानी से परिवहन योग्य घटक है, जिन्हें आसानी से हाथ, साइकिल या यहाँ तक कि ड्रोन द्वारा से ले जाया जा सकता है। ये क्यूब्स मजबूत, जल रोधक और हल्के हैं, जिन्हें विभिन्न विन्यासों के लिए डिज़ाइन किया गया है। रामचरितमानस पंचतंत्र और हृदयलोक स्थान को यूनेस्को के विश्व एशिया प्रांत क्षेत्रीय स्मृति रजिस्टर में शामिल किया गया। हाल ही में रामचरितमानस पंचतंत्र और हृदयलोक स्थान को यूनेस्को के विश्व एशिया प्रांत क्षेत्रीय रजिस्टर की स्मृति में शामिल किया गया है। यह देश की स्मृति, साहित्यिक विरासत और सांस्कृतिक विरासत की दृष्टि है। मुख्य बिंदु सहस्त्रलोक स्थान पंचतंत्र और रामचरितमानस क्रमशः आचार्य आनंद वर्धन, विष्णु शर्मा और गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी फॉर द एशिया एंड द पैसिफिक की 10वीं बैठक के दौरान इसकी घोषणा की गई। उलानबटोर में आयोजित इस बैठक में सदस्य देशों के 38 प्रतिनिधियों के साथ 40 पर्यवेक्षक और नामित व्यक्ति भी शामिल हुए। महत्व। यह वैश्विक सांस्कृतिक संरक्षण में एक कदम आगे बढ़ने का संकेत देता है, जो भारत की साझा मानवता को आकार देने वाले विविध आख्यानों और
कलात्मक अभिव्यक्तियों को पहचानने और उसकी सुरक्षा के महत्व को उजागर करता है। यूनेस्को का विश्व स्मृति कार्यक्रम दुर्लभ और संकटग्रस्त दस्तावेजी विरासत को संरक्षित करने, पहुंच और उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पहल है। नैनीताल जंगल में आग तथा बामी बंकेट। हाल ही में उत्तराखंड में नैनीताल के निकट जंगलों में भीषण आग फैल गई है, जिसके कारण भारतीय वायुसेना को भीषण आग पर काबू पाने के लिए कर्मियों और Mi-17 हेलीकॉप्टर को भेजना पड़ा। बॉबी बकेट, जिसे हेलीकॉप्टर बकेट या हेलीकॉप्टर के रूप में भी जाना जाता है, नैनीताल के पास स्थित भीमताल झील से पानी एकत्र करने के लिए बनाई गई थी और इसे जलते हुए जंगलों पर डाला गया था। यह एक विशेष हवाई अग्निशमन उपकरण है जिसका प्रयोग 1980 के दशक से किया जा रहा है। यह मूलतः एक हल्का फुल्का कॉल्प्सिबल कंटेनर है जो हेलीकॉप्टर के नीचे से पानी को लक्षित क्षेत्रों में छोड़ता है। बॉबी बकेट विशेष रूप से जंगली आग से लड़ने में सहायक है जहां जमीन से पहुंचना मुश्किल या असंभव है। नेपाल भारतीय क्षेत्रों को दर्शाने वाला नया करेंसी नोट जारी करेगा। हाल ही में नेपाल ने 100 रुपये के नोट छापने की घोषणा की गई है, जिसे पर एक मानचित्र अंकित है जिसमें भारतीय क्षेत्र लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी को दिखाया गया है। इस कदम का भारत ने विरोध किया है। पृष्ठभूमि लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को भारत ने नवंबर 2019 में अपने मानचित्र में शामिल किया था। मई 2020 में नेपाल सरकार ने देश का एक अद्यतन राजनीतिक मानचित्र जारी किया था, जिसमें उत्तराखंड के कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख को नेपाल का हिस्सा बताया गया था। नेपाल ने 1816 की सुगौली संधि के आधार पर अपना दावा जताया है। संधि के अनुसार लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख सहित महाकाली नदी के पूर्व के सभी क्षेत्र नेपाल के हैं। हालांकि भारत ने कहा है कि भारत और नेपाल के बीच 1950 की शांति मैत्री संधि ने सुगौली संधि को रद्द कर दिया है। नेपाल का तर्क है कि 1923 की नेपाल ब्रिटेन मैत्री संधि जैसी संधियों ने ब्रिटिश शासन के युग के दौरान उसकी संप्रभुता की दृष्टि की। भारत ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और इसे एक तरफा कार्रवाई कहा तथा नेपाल द्वारा क्षेत्रीय दावों के कृत्रिम विस्तार को अस्वीकार करार दिया। भारत ने कहा है कि नेपाल के इस कदम में स्थिति या ज़मीनी हकीकत में कोई बदलाव नहीं आएगा। नोट नेपाल सरकार के इस निर्णय को स्थानीय राजनीतिक हितधारकों से पूर्ण समर्थन नहीं मिला है। कुछ पूर्व राजनयिकों और नेपाल केंद्रीय बैंक के पूर्व गवर्नरों ने इसे अविवेकपूर्ण और उत्तेजक कहा है। भविष्य पोर्टल। हाल ही में पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने पेंशनभोगियों के लिए सक्रिय और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भविष्य पोर्टल जारी किया है। लक्ष्य सभी सेवानिवृत्ति बकाया और भुगतान हो और सेवानिवृत्ति होने वाले कर्मचारियों और सेवानिवृत्ति के दिन ही पेंशन भुगतान आदेश PPO की डिलीवरी हो। इसका मुख्य विशेषताएं: भविष्य प्रणाली व्यक्ति और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा पेंशन स्वीकृति भुगतान प्रक्रिया की ऑनलाइन ट्रैकिंग प्रदान करती है। पेंशन की प्रोसेसिंग के लिए फॉर्म ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं। यह सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को SMS, ईमेल के माध्यम से पेंशन स्वीकृति प्रक्रिया की प्रगति के बारे में सूचित करता रहता है। यह प्रणाली पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करके पेंशन के भुगतान में होने वाली देर को रोकती है। वैध हिंदू विवाह के लिए आवश्यक अनुष्ठान। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदू विवाह की प्रकृति को रेखांकित करते हुए कहा है कि इसे हिंदू विधवा
अधिनियम के तहत एक वैध समारोह के बिना मान्यता नहीं दी जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियां। अधिनियम की धारा 7 में हिंदू विवाह के समारोह सूचीबद्ध है जिनका विवाह वैध होने के लिए पालन किया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो कानून की नज़र में शादी वैध नहीं मानी जाएगी। पंजीकरण के कारण भी विवाह की वैधता के लिए हिंदू विवाह अधिनियम के तहत निर्धारित अनुष्ठानों का पालन आवश्यक है। उदाहरण के लिए सप्तपदी समारोह वैधता के लिए आवश्यक है। सप्तपदी पवित्र अग्नि के चारों ओर 7 फेरे। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू विवाह को एक पवित्र संस्कार माना। भारतीय समाज में इसके महत्व और पारिवारिक इकाइयों की स्थापना में इसकी भूमिका पर जोर दिया। विवाह कोई व्यावसायिक लेनदेन नहीं है, यह एक पुरुष और महिला के बीच वैवाहिक बंधन की शुरुआत को चिह्नित करने वाली एक महत्वपूर्ण घटना है जो भारतीय समाज की मूलभूत इकाई परिवार की नींव बनाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने बहुपतित्व और बहुविवाह को खारिज कर दिया। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 यह हिंदुओं के बीच विवाह से संबंधित कानून को संहिताबद्ध करता है। यह हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख और अन्य लोगों पर लागू होता है जो मुस्लिम, ईसाई, पारसी या यहूदी कानूनों द्वारा शासित नहीं होते हैं। स्पष्टीकरण का महत्व। सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियां विवाह पंजीकरण और अनुष्ठान से संबंधित कानूनी व्याख्याओं में स्पष्ट की आवश्यकताओं पर जोर देती है। यह फैसला वैवाहिक संबंधों की व्यापक मान्यता सुनिश्चित करने के लिए कानूनी प्रक्रियाओं की सांस्कृतिक और धार्मिक प्रथाओं के साथ जोड़ने के महत्व को उजागर करती है। अनुष्ठित विवाह। विवाह संपन्न कराने से तात्पर्य उचित अनुष्ठानों के साथ एक आधिकारिक विवाह समारोह के प्रदर्शन से है। भारत में विवाह मुख्य रूप से व्यक्तिगत कानूनों और 1954 के विशेष विवाह अधिनियम SMA द्वारा शासित होता है। व्यक्तिगत कानून अनिवार्य रूप से धर्म द्वारा निर्धारित प्रथाएं हैं। प्रत्येक धर्म में विवाह के लिए आवश्यकताओं का अपना सेट होता है। जब ये आवश्यकताएं पूरी हो जाती है तो विवाह वैध होता है। हालांकि मुस्लिम कानून के तहत विवाह अनिवार्य रूप से एक संविदात्मक दायित्व है। निष्कर्ष। विवाह की वैधता से संबंधित जटिल कानूनों को समझना साक्ष्य संबंधी आवश्यकताओं और कानूनी अनुमानों को समझने के महत्व को रेखांकित करता है। कोविशील्ड वैक्सीन के दुर्लभ दुष्प्रभाव। हाल ही में कोविड-19 महामारी के लिए कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने स्वीकार किया है कि टीकाकरण के संभावित दुष्प्रभाव हो सकते हैं। दुर्लभ दुष्प्रभाव। कोविशील्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया नामक एक दुर्लभ रक्त के थक्के जमने वाले विकार का कारण बन सकता है। इस स्थिति के कारण प्लेटलेट काउंट में कमी आ जाती है जिससे अत्यधिक रक्तस्राव हो सकता है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम TTS को वैक्सीन प्रेरित प्रोथ्रोम्बोटिक इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया VIPIT या वैक्सीन प्रेरित इम्यून थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया VITT भी कहा जाता है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम TTS के साथ थ्रोम्बोसिस एक दुर्लभ स्थिति है। कम प्लेटलेट काउंट। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के साथ मिलकर रक्त के थक्कों थ्रोम्बोसिस के गठन की विशेषता है। TTS में सूचीबद्ध लक्षणों में तकलीफ, सीने में तकलीफ, उंगलियों और पैर की उंगलियों में चकत्ते के रूप में त्वचा का मलिनीकरण, छोटे लाल धब्बे, सुस्त सिरदर्द, शरीर के विशेष हिस्सों में शून्यता शामिल है। एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड। एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन, जिसे कोविशील्ड के नाम से भी जाना जाता है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है।
भारत में एस्ट्राजेनेका द्वारा उत्पादित वैक्सीन का विपणन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे द्वारा निर्मित कोविशील्ड ब्रांड नाम के तहत किया गया था। भारत में टीकाकरण की शुरुआत 16 जनवरी 2021 से हुई। तब से संभावित थ्रोम्बोम्बोलिक घटनाओं की संख्या प्रति मिलियन खुराक पर 0.61 मामले थे। WHO द्वारा की गई टिप्पणियाँ। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस बात की पुष्टि किया कि कोविशील्ड टीकाकरण के बाद कुछ मामलों में TTS की सूचना मिल रही है। हालांकि WHO ने नवीनतम आंकड़ों के आधार पर कहा है कि कोविशील्ड टीकों के साथ TTS का जोखिम बहुत कम प्रतीत होता है। भारत में मामले। टीकाकरण अभियान के दौरान भारत में दी गई 220 करोड़ खुराक में 79% से अधिक कोविशील्ड थी। वर्ष 2021 में भारत में कुल 36 TTS मामले तथा 18 मौतों की पुष्टि हुई है। एस्ट्राजेनेका की प्रतिक्रिया। यूनाइटेड किंगडम में कंपनी के खिलाफ लाए गए एक मुकदमे के बाद एस्ट्राजेनेका ने अदालती दस्तावेजों में TTS के बारे में बात की। एस्ट्राजेनेका ने इस बात से इनकार किया कि TTS सामान्य स्तर पर वैक्सीन के कारण होता है। हालांकि इसने बहुत ही दुर्लभ मामलों में इसके टीकाकरण के परिणामस्वरूप TTS की संभावना को स्वीकार किया। जलवायु परिवर्तन और श्रम उत्पादकता पर इसका प्रभाव। जलवायु परिवर्तन और श्रम उत्पादकता पर इसका प्रभाव। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की नवीनतम रिपोर्ट बदलते माहौल में काम पर सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना प्रकाशित हुई। रिपोर्ट यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता की और इशारा करती है कि श्रम जलवायु रोधी हो। रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं। दुनिया की 1/3 से अधिक आबादी सालाना अत्यधिक गर्मी के संपर्क में आती है, जिससे लगभग 23 मिलियन लोग काम से संबंधित चोटों का शिकार होते हैं। ILO ने जलवायु परिवर्तन के 6 प्रमुख प्रभावों की पहचान की है। चरम मौसम की घटनाएं। सौर पराबैंगनी विकिरण, कार्यस्थल वायु प्रदूषण, वेक्टर जनित रोग, कृषि रसायन, गिग इकोनॉमी, श्रमिक। चरम मौसम की घटनाएं। सौर पराबैंगनी विकिरण, कार्यस्थल वायु प्रदूषण, वेक्टर जनित रोग, कृषि रसायन और गिग इकोनॉमी, श्रमिक। प्रभावित क्षेत्र। कृषि क्षेत्र। विश्व स्तर पर अनौपचारिक कृषि श्रम क्षेत्र गर्मी के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है, विशेष रूप से विकासशील देशों में जहां श्रमिकों को अक्सर पर्याप्त मौसम सुरक्षा का अभाव होता है। MSME क्षेत्र। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र देश के लगभग 21% कार्यबल या 123 मिलियन से अधिक श्रमिकों को रोजगार देता है। इस क्षेत्र के अत्यधिक अनौपचारिकीकरण होने के कारण श्रमिकों की स्थितियों की बहुत कम या कोई निगरानी नहीं की गई है, जिससे वे गर्मी के खतरों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो गए हैं। भवन और निर्माण। लगभग 70 मिलियन श्रमिकों के साथ भारत में निर्माण क्षेत्र को शहरी ताप द्वीप्रभाव का सामना करना पड़ता है। निर्माण श्रमिकों को शारीरिक चोटों और अस्थमा जैसे वायु प्रदूषण संबंधित स्वास्थ्य खतरों का भी सर्वाधिक संभावना होती है। कार्यस्थल सुरक्षा संबंधित कानून। भारत में 13 से अधिक केंद्रीय कानूनों की एक श्रृंखला शामिल है, जिनमें कारखाना अधिनियम 1948, श्रमिक मुआवजा अधिनियम 1927, बागान श्रम अधिनियम 1951 आदि शामिल है। निष्कर्ष। ILO रिपोर्ट जलवायु विरोधी कार्य और श्रमिकों के लिए एक सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत नियामक ढांचा सुनिश्चित करने की आवश्यकता को इशारा करती है। भारत में धर्म आधारित आरक्षण। भारत में चुनावी मौसम में इस बात पर विवादास्पद बहस चल रही है कि क्या एक धर्मनिरपेक्ष देश धर्म आधारित आरक्षण नीतियों
को उचित ठहरा सकता है। आरक्षण और भारत का संविधान। आरक्षण और भारत का संविधान। अनुच्छेद 15 का एक विशेष रूप से राज्य को केवल धर्म और जाति, लिंग, नस्ल, जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के खिलाफ भेदभाव करने से रोकता है। प्रथम संविधान संशोधन ने अनुच्छेद 15 का 4 को जोड़ा। इसने राज्य को नागरिकों के किसी भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जातियों और जनजातियों की उन्नति के लिए कोई विशेष प्रावधान करने का अधिकार दिया। अनुच्छेद 16 का 4 राज्यों को नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में आरक्षण के लिए कोई भी प्रावधान करने में सक्षम बनाता है जिसका राज्य के तहत सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। मुस्लिम आरक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ। जस्टिस राजिंदर सच्चर समिति 2006। जस्टिस राजिंदर सच्चर समिति 2006 मुस्लिम समुदाय एससी और एसटी जितना ही पिछड़ा था और गैर मुस्लिम ओबीसी की तुलना में अधिक पिछड़ा था। न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा समिति 2007। न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा समिति जो है 2007, इसने अल्पसंख्यकों के लिए 15% आरक्षण का सुझाव दिया जिसमें 10% विशेष रूप से मुसलमानों के लिए था। भारत सरकार ने वर्ष 2012 में 27% ओबीसी कोटा के भीतर अल्पसंख्यकों के लिए 4.5% आरक्षण प्रदान करने वाला एक आदेश जारी किया। समानता और समता की अवधारणा। भारत का संविधान समानता, सभी के लिए समान व्यवहार से हटकर समता की ओर चला गया है जो निष्पक्षता सुनिश्चित करता है और कुछ समूहों के लिए विभेदक उपचार या विशेष उपायों की आवश्यकता हो सकती है। दूसरी ओर वास्तविक समानता का संबंध परिणामों की समानता से है। सकारात्मक कार्रवाई वास्तविक समानता के इस विचार को बढ़ावा देती है। कुछ राज्यों में धर्म आधारित आरक्षण। केरल, मुसलमानों को ओबीसी श्रेणी में शामिल किया गया जिससे समग्र ओबीसी आरक्षण के भीतर एक उप कोटा बन गया। कर्नाटक 1995 में ओबीसी कोटा के भीतर 4% मुस्लिम आरक्षण लागू किया गया। तमिलनाडु 2007 में कानून के आधार पर 30% ओबीसी कोटा के भीतर आरक्षण प्रदान किया गया जो 3.5% आरक्षण के साथ मुसलमानों की एक उप श्रेणी है। धर्म आधारित आरक्षण के पक्ष में तर्क। धर्म के आधार पर आरक्षण लागू करने से समानता के सिद्धांत का विस्तार उन धार्मिक अल्पसंख्यकों तक हो सकता है जो ऐतिहासिक रूप से शिक्षा और वित्तीय स्थिरता में पीछे है। धर्म आधारित आरक्षण संभावित रूप से धार्मिक अल्पसंख्यकों का उत्थान कर सकता है जो सामाजिक आर्थिक समानताओं का सामना करते हैं। विरुद्ध तर्क। धर्म के आधार पर आरक्षण विभिन्न धार्मिकों समुदायों के बीच अविश्वास पैदा कर सकता है और सामाजिक एकता को कमजोर कर सकता है। धर्म के आधार पर आरक्षण देना भारतीय संविधान के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत है। धर्म आधारित आरक्षण अनजाने में धार्मिक रूपांतरण को बढ़ावा दे सकता है। केवल धर्म के आधार पर आरक्षण देना वंचित पृष्ठभूमि के व्यक्तियों की समूह आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहता है। आचार संहिता। 18वीं लोकसभा के चुनाव में प्रचार के दौरान वरिष्ठ राजनेताओं द्वारा हाल में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया जिससे आदर्श आचार संहिता एमसीसी की भावना कमजोर हुई है। प्रमुख प्रावधान। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में सक्षम बनाने के लिए पूर्ण शक्तियां प्रदान करता है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता बनाई गई थी। एमसीसी के मूल सिद्धांतों में से एक ऐसी गतिविधियों को रोकना है जो मौजूदा सामाजिक विभाजन को बढ़ा
सकती है या सांप्रदायिक तनाव पैदा कर सकती है। अन्य राजनीतिक दलों की आलोचना उनकी नीतियां और कार्यक्रमों तक ही सीमित रहेगी। अन्य राजनीतिक दलों के खिलाफ किसी भी असत्यापित आरोप या विकृतियों की अनुमति नहीं दी जाएगी। कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार चुनाव कानून के तहत आचरण में शामिल नहीं होगा या अपराध नहीं करेगा। अतः यह निर्वाचन आयोग का कर्तव्य है कि वह उन उल्लंघनों की शीघ्र जांच करे और उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ उचित कार्रवाई करे, ताकि चुनाव प्रक्रिया की शुद्धता बनी रहे। ईसीआई द्वारा निवारक कार्रवाई। आदर्श आचार संहिता कानूनी रूप से लागू नहीं होने के बावजूद ईसीआई के पास उल्लंघन के लिए राजनीतिक दलों की मान्यता को निलंबित करने या वापस लेने का अधिकार है। आदर्श आचार संहिता के समक्ष चुनौतियां। एमसीसी के पास कानूनी समर्थन का अभाव है, जिससे शासन की सीमाएं और प्रभावशीलता संदिग्ध हो गई है। चुनाव आयोग के पास उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराने का अधिकार नहीं है, जिससे कदाचार से निपटने की उसकी क्षमता सीमित हो जाती है। एमसीसी चुनावी कदाचार जैसे घृणास्पद भाषण और फर्जी खबरों को रोकने में विफल रही है। कार्बन खेती। बढ़ती पर्यावरणीय चुनौतियों और जलवायु लचीली टिकाऊ कृषि की खोज के बीच कृषि क्षेत्र में कार्बन ट्रेडिंग का चलन दुनिया भर में महत्वपूर्ण हो गया है। कार्बन खेती एक कृषि पद्धति है जिसका उद्देश्य वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करना और इसे मिट्टी और वनस्पति में संग्रहित करना है, जिससे जलवायु परिवर्तन को कम करने के साथ साथ मिट्टी के स्वास्थ्य और कृषि उत्पादकता में वृद्धि होती है। इसमें पुनर्योजी कृषि प्रथाओं को लागू करना शामिल है, जो कार्बन पृथक्करण को बढ़ावा देते हैं, जैसे कि कृषि वानिकी, कवर फसल संरक्षण, जुताई, खाद बनाना और विविध फसल चक्र। इसका उद्देश्य पुनर्योजी कृषि पद्धतियों के अनुप्रयोग के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को बहाल करना, जो उर्वरकता और मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करता है। तकनीक। कवर फसल। मिट्टी को ढकने के लिए नियमित फसल चक्रों के बीच में फलियां, घास, साग जैसी कवर फसल लगाना। कम जुताई वाली खेत। जुताई को कम या खत्म करना। बिना जुताई वाली प्रथाएं मिट्टी में कार्बन को बनाए रखने में मदद करती है। कृषि वानिकी। पेड़ों और झाड़ियों को कृषि परिदृश्य में एकीकृत करना। घूर्णी चराई। वनस्पति के पूर्ण विकास के लिए पशुधन को विभिन्न चारागाहों में घुमाना। जैविक संशोधन। मिट्टी में खाद, गोबर या बायोचार मिलाने से मिट्टी में कार्बन का स्तर बढ़ सकता है। फसल चक्रण। एक क्रम में उगाई जाने वाली फसलों के प्रकारों को बदलना, जिसमें गहरी जड़ वाले पौधों को शामिल किया जाता है, जो भूमिगत रूप से अधिक कार्बन जमा कर सकते हैं। कार्बन खेती से लाभ। जलवायु परिवर्तन में कमी। कार्बन कृषि पद्धतियाँ वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को मृदा और वनस्पति में एकत्रित करने में सहायता करती है, जिससे ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाकर तथा कार्बन भंडार को बढ़ाकर जलवायु परिवर्तन में कमी लाई जा सकती है। मृदा स्वास्थ्य। कार्बन कृषि मिट्टी की गड़बड़ी को कम करने और जैविक सामग्री को बढ़ाने में मदद कर सकती है। एकीकृत पोषण तत्व प्रबंधन प्रथाएं मिट्टी की उर्वरता को बढ़ावा देती है। जैव विविधता। कृषि वानिकी और विविध फसल जैसी प्रथाएं कृषि भूमि पर उपलब्ध आवासों की विविधता को बढ़ा सकती है, जिससे अधिक जैव विविधता का समर्थन किया जा सकता है। आर्थिक अभाव। मिट्टी के बेहतर स्वास्थ्य से समय के साथ अधिक पैदावार और कम लागत हो सकती है। इसके अतिरिक्त कार्बन खेती
लाभान्वित रूप से कार्बन क्रेडिट के माध्यम से आय उत्पन्न कर सकती है। राष्ट्रीय घटनाक्रम। हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा उड़ीसा के तट पर स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से अगली पीढ़ी के सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो स्मार्ट प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। स्मार्ट प्रणाली एक अलग पीढ़ी की मिसाइल आधारित हल्की टॉर्पीडो डिलीवरी प्रणाली है जिसे भारतीय नौसेना के लिए विकसित किया जा रहा है। DRDO के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य है। इसका स्थापना जो हुआ था 1958 में। इसके अध्यक्ष समीर V कावंत। हाल ही में OECD द्वारा वर्ष 2024 से 25 में भारतीय अर्थव्यवस्था के वृद्धि दर को 6.6% अनुमानित किया गया है। भारत हाल ही में नाइजीरिया के साथ द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली समझौते में तेजी लाने में सहमत हुआ है। हाल ही में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार 180 देशों की सूची में भारत का स्थान 159वां है। हाल ही में भारत बायोटेक के सह संस्थापक व कार्यकारी अध्यक्ष कृष्णा M. एला को इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन IVMA का नया अध्यक्ष घोषित किया गया है। श्री एला 2019 से 2024 तक अध्यक्ष रहे आदार सी पूनावाला का स्थान लेंगे। हाल ही में एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी द्वारा नौसेना के 26वें प्रमुख का कार्यभार संभाल लिया गया है। भारत सरकार ने हाल ही में 2015 से 2030 तक के लिए 1500 बांग्लादेशी अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और उनके क्षमता निर्माण करने के समझौता ज्ञापन को नवीनीकृत करने के लिए बांग्लादेशी सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। हाल ही में भारत के पेंशन विभाग द्वारा सरकारी सेवानिवृत्ति लोगों के पेंशन भुगतान और स्वीकृतियों का विनियमन करने के लिए भविष्य नामक एक पोर्टल का शुभारंभ किया है। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के खोजकर्ताओं द्वारा दक्षिणी गारो हिल्स मेघालय में 35 से 50 मिलियन वर्ष पुराने जीवाश्मों की खोज की गई है। हाल ही में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी NADA द्वारा 15 अप्रैल से 30 अप्रैल के मध्य स्वच्छ खेलों तथा डोपिंग रोधी प्रथाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्लेटरू अभियान का आयोजन किया गया था। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड ने लोगों को व्यापक खगोल पर्यटन अनुभव प्रदान करने के लिए एक नई पहल नक्षत्र सभा की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य खगोल विज्ञान के प्रति उत्साही साहसी लोगों को ब्रह्मांड से जुड़े रहस्यों को पता करने के लिए एक साथ लाना है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरावली पहाड़ियों में खनन के मामले में फैसला सुनाते हुए 4 राज्य दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात को अरावली क्षेत्र में किसी भी नए खनन गतिविधि को शुरू करने से रोक दिया है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में 692 किलोमीटर तक फैली अरावली भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। हाल ही में चर्चा में रहा सक्सगाम घाटी भारत और चीन के मध्य सीमा विवाद का कारण है। गौरतलब है कि चीन सियाचिन ग्लेशियर के पास अवैध तरीके से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर स्थित इस घाटी में चीन द्वारा निर्माण पर भारत द्वारा आपत्ति दर्ज की गई है। हाल ही में भारत और क्रोएशिया ने नई दिल्ली में 11वां विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किया है। हाल ही में राजस्थान द्वारा कृषि के लिए एक डिजिटल जल वितरण प्रणाली की शुरुआत की है, जिसमें नहर जल वितरण के लिए एक निश्चित मोड़ विधि बाड़ाबंदी को नियोजित किया गया। हाल ही में भारत ने नागपुर, महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट ईशान इंडिया सिंगल स्काई हार्मोनिज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट की शुरुआत की है।
इस परियोजना का लक्ष्य भारत के 4 उड़ान सूचना क्षेत्रों को नागपुर से देखरेख करने वाली एक एकल प्रणाली में समेकित करके हवाई यातायात प्रबंधन को सुव्यवस्थित करना है। हाल ही में प्रसिद्ध यक्षगान कलाकार सुब्रमण्यन धारेश्वर का निधन हो गया। यक्षगान का संबंध कर्नाटक से है। हाल ही में भारत द्वारा श्रीलंका स्थित काकेशथुराई बंदरगाह के विकास के लिए 61.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने का वादा किया है। हाल ही में की गई एक घोषणा के अनुसार वर्ष 2025 में BWF जूनियर विश्व कप का आयोजन गुवाहाटी, भारत में किया जाएगा। स्थान गुवाहाटी। वर्ष 2008 के बाद भारत द्वारा BWF की यह पहली मेजबानी होगी। राजस्थान के नीरू यादव, आंध्र प्रदेश की हेमा कुमारी कुनकू और त्रिपुरा की सुप्रिया दास दत्ता को न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या और विकास आयोग CDP की ओर से आयोजित होने वाले वार्षिक सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा जारी विश्व की शीर्ष एडटेक कंपनी 2024 की रैंकिंग जारी की गई, जिसमें 15 भारतीय एडटेक फर्म शामिल है। भारत में अनअकैडमी को इस सूची में 54वां स्थान प्राप्त हुआ है। प्रथम स्थान दुबई स्थित एमिरेट्स कंपनी है। केरल के मीनाक्षी मंदिर में हाल ही में राजशाही चिथिराई महोत्सव मनाया गया है। मीनाक्षी मंदिर जो है केरल में है। इस महोत्सव में वैगई नदी में भगवान कल्ला आगड़ का भव्य अवतरण कराया जाता है। हाल ही में भारत का चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हार्वर्ड कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। कैरेबियन देश हैती में जारी आपातकाल के मध्य भारत सरकार द्वारा हैती में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती लॉन्च किया है। 13 से 26 मई 2024 के मध्य भारत और फ्रांस के मध्य द्विवार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का आयोजन मेघालय के उमरोई में किया जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा हाल ही में 3D प्रिंटिंग के माध्यम से बनाए गए तरल रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। इसरो की स्थापना 1969 ईस्वी में हुआ था। इसके अध्यक्ष एस सोमनाथन हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना तथा भारतीय सेना ने पंजाब में गगन स्ट्राइक सेकेंड नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है। 20 से 30 मई के मध्य भारत के कोच्चि, केरल के आर्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक की 46वीं वार्ता आयोजित होगी। इससे पहले भारत 2007 में भी आयोजन कर चुका है। भारत इस संधि से 1983 से जुड़ा था। 7 मई 2024 को सीमा सड़क संगठन द्वारा 65वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसका स्थापना 1960 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष रघु श्रीनिवासन, मुख्यालय नई दिल्ली। हाल में भारत के केरल राज्य में वेस्ट नाइल बुखार के 5 मामलों की पुष्टि की गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वेस्ट नाइल वायरस का प्रथम मामला 1937 में युगांडा के वेस्ट नाइल जिले में दर्ज किया गया था। पक्षियों को वेस्ट नाइल वायरस के होस्ट के रूप में जाना जाता है। हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य में फैले जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए पेरू लाओ पैसा पाओ अभियान शुरू किया गया है। उत्तराखंड में पेरूल का तात्पर्य चीड़ के पेड़ की पत्तियों से है। इस अभियान में स्थानीय लोग द्वारा सूखे पेरूल को एकत्र कर निर्धारित संग्रह केंद्रों पर पहुंचाने पर प्रेरित किलो 50 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्राप्त होगी। पेरूल का उपयोग पालतू जानवर के लिए बिस्तर बनाने, गाय के गोबर के खाद के रूप में मिलाने के साथ ही बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। यूनाइटेड किंगडम स्थित वैश्विक थिंक टैंक एम्बर द्वारा प्रकाशित 5वीं ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट के अनुसार भारत 2023 में जापान को पीछे छोड़कर तीसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक देश बन गया है। वैश्विक डेटा इंटेलिजेंस फर्म न्यू वर्ल्ड वेल्थ के सहयोग से हैनले एंड पार्टनर्स द्वारा संकलित वेल्थीएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2 भारतीय शहर मुंबई और दिल्ली को दुनिया के शीर्ष 50 शहरों में शामिल किया गया है।
इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे अमीर शहरों में मुंबई 24वें और दिल्ली 37वें स्थान पर है। हाल ही में भारत ने मोल्डोवा के साथ राजनयिक तथा आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीज़ामुक्त यात्रा की अनुमति देने वाले समझौते पर हस्ताक्षर किया है। IIT मद्रास द्वारा स्थापित माइंडग्रोव टेक्नोलॉजीज द्वारा भारत की पहली स्वदेशी माइक्रो कंट्रोलर चिप सिक्योर IoT लॉन्च किया गया है। हाल ही में मणिपुर राज्य द्वारा जातीय संघर्ष के कारण राहत शिविरों में छात्रों को शिक्षित करने के लिए स्कूल ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत की गई है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन IOM द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में $100 बिलियन का ऑपरेशन प्राप्त करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। हाल ही में लेह लद्दाख में भारत और यूनाइटेड किंगडम के मध्य 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक आयोजित की गई है। हाल ही में खबरों में रहा बॉबी बंकेट ऑपरेशन का संबंध उत्तराखंड से है। बॉबी बंकेट का संबंध जो है उत्तराखंड से है। गौरतलब है कि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल सेक्टर में जंगल की आग पर प्रतिक्रिया देते हुए इंडियन एयरफोर्स द्वारा MI-17 V5 हेलीकॉप्टर द्वारा इस विशेष अग्निशमन तकनीक का इस्तेमाल किया। इस तकनीक में एक कंटेनर को हेलीकॉप्टर के नीचे लटकाना, उसे पानी के स्रोतों से भरना और फिर उसे आग वाले क्षेत्र में छोड़ना शामिल है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा टोक्यो कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया को 31 दिसंबर 2024 तक अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। इससे पूर्व अप्रैल 2024 में पुनिया को नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी NADA द्वारा निलंबित किया गया था। हाल ही में भारत 10 लाख उबर ड्राइवरों की उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है। अमेरिका और ब्राज़ील यह उपलब्धि हासिल करने वाले विश्व के प्रथम 2 देश थे। हाल ही में जापान के राजदूत हिरोशी सुजुकी और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने संयुक्त रूप से नागालैंड में कोहिमा शांति स्मारक और इको पार्क का उद्घाटन किया है। भारत द्वारा हाल ही में चीन सीमा की निगरानी के लिए अमेरिकी प्रीडेटर MQ-9B ड्रोन तैनात किया गया है। कैडेट डिफेंस सिस्टम्स KDS द्वारा सशस्त्र बलों के लिए भारत का पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन लाइटनिंग एरियल म्यूनिशन लॉन्च किया गया है। हाल ही में भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विल्सन सहकर्मी वूचर विल्मोर के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपने तीसरे अंतरिक्ष मिशन पर रवाना हुई है। हाल ही में नेपाल द्वारा छापे गए 100 रुपये के नए नोट की वजह से भारत नेपाल सीमा विवाद एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। गौरतलब है कि इस नोट पर नेपाल का जो नक्शा मानचित्र है उसमें लिपुलेख, लिपियाधुरा और कालापानी जैसे भारत के क्षेत्रों को नेपाल का हिस्सा बताया गया है। तमिलनाडु के एक विश्वविद्यालय द्वारा मरीन टार्डिग्रेट की एक नई प्रजाति का नाम विटिलिप्स चंद्रयानी रखा गया है। शोधकर्ताओं द्वारा इसरो के चंद्रयान 3 के नाम पर यह फैसला लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। हाल ही में इराक की संसद ने समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने वाला एक कानून पारित किया है, जिसमें ऐसे कार्यों के लिए 15 साल तक की जेल का प्रावधान है। चीन द्वारा पाकिस्तान के लिए 8 हैंगर श्रेणी की पनडुब्बियों में से ही पहली लॉन्च की गई है। हाल ही में चर्चा में रहा सिएरा माद्रे एक लैंडिंग जहाज है, जिसे चीन द्वारा हटाने की मांग की गई है, जिसे फिलीपींस द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। 1999 से स्प्रेटली द्वीप समूह में सेकेंड थॉमस शोल पर फंसा सिएरा माद्रे प्रभावी रूप से एक जहाज का मलबा है। राजनीतिक उथल-पुथल के मध्य स्कॉटलैंड के प्रधानमंत्री हमजा यूसुफ ने इस्तीफा
की घोषणा की है। हाल ही में उपभोक्ताओं तथा व्यवसायों को हैमिंग और साइबर हमलों से बचाने के उद्देश्य से यूके सरकार द्वारा इंटरनेट से जुड़े स्मार्ट उपकरणों के प्रबंधन में विश्व का पहला कानून लागू किया गया है। संयुक्त अरब अमीरात के शहर दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा अल मखदूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विकसित किया जा रहा है। वार्षिक 260 मिलियन यात्रियों की क्षमता के साथ 400 टर्मिनल गेट और 5 समानांतर रनवे होंगे। हाल ही में विस्फोट के कारण चर्चा में रही रुआंग ज्वालामुखी इंडोनेशिया में स्थित है। रुआंग ज्वालामुखी जो है कहाँ है? इंडोनेशिया में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा 1914 ईस्वी में शुरुआत किया गया टीकाकरण पर विस्तार कार्यक्रम EPI ने हाल ही में 85वीं वर्षगांठ मनाई। वर्ष 1985 में भारत द्वारा इसका नाम बदलकर UIP कर दिया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 13 सार्वभौमिक रूप से अनुशासित बीमारियों और 17 संदर्भ विशिष्ट बीमारियों के लिए टीके प्रदान किया जाता है। हाल ही में अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के उद्देश्य से जिग नामक नई मुद्रा की शुरुआत की गई। जिग नामक नई मुद्रा की शुरुआत की गई है। फ्रांसीसी गैर सरकारी संगठन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 जारी की गई है। इस रैंकिंग में दुनिया के 180 देशों को शामिल किया गया है। प्रेस स्वतंत्रता की स्थिति में दुनिया के शीर्ष 3 देश हैं नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन। विश्व के सबसे खराब प्रेस स्वतंत्रता वाले देश के रूप में इटीरिया सूचकांक में सबसे निचले स्थान पर है। शोधकर्ताओं द्वारा मैक्सिको में दुनिया का सबसे गहरा ज्ञात ब्लू होल तामजा की खोज की गई है, जो मैक्सिको के युकाटन द्वीप के चेडमल खाड़ी में स्थित है। हाल ही में जापान के वैज्ञानिकों द्वारा दृश्यमान से लेकर हजारों नैनोमीटर छोटे तरंगदैर्ध्य पर हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग करने में सक्षम दुनिया की पहली रिजिड एंडोस्कोप प्रणाली विकसित किया गया है। हाल ही में चीन द्वारा चंद्रमा के सुदूर अंधेरे हिस्से से नमूने इकट्ठा करने के लिए चांग-E6 प्रोब लॉन्च किया गया है। वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर डेवोन थॉमस को ICC द्वारा SLC, ECB और CPL के भ्रष्टाचार विरोधी कोड का उल्लंघन करने के कारण 5 वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। हाल ही में यूक्रेन द्वारा सेना में सैनिकों की कमी की समस्या के कारण चुनिंदा कैदियों को सेना में शामिल होने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया गया है। हाल ही में यूक्रेन द्वारा सेना में सैनिकों की कमी की समस्या के कारण चुनिंदा कैदियों को सेना में शामिल होने की अनुमति देने का विधेयक पारित किया गया है। 7 मई 2024 को यूरोपीय संघ ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए अपना पहला कानून पारित किया है। इस नए कानून के अनुसार यूरोपीय संघ के सभी 27 सदस्यों को महिला जननांग विकृति, जबरन विवाह और ऑनलाइन उत्पीड़न को अपराध घोषित करना होगा। हाल ही में न्यूजीलैंड के अनुभवी खिलाड़ी कॉलिन मुनरो ने अपने 127 मैचों के करियर को समाप्त करते हुए संन्यास की घोषणा की। हाल ही में चीन के शहर चेंगदू में आयोजित थॉमस कप तथा उबेर कप का खिताब चीनी बैडमिंटन टीम द्वारा हासिल किया गया। थॉमस कप का संबंध पुरुष बैडमिंटन से है, वहीं उबेर कप का संबंध महिला बैडमिंटन से है। 2012 के बाद यह पहली बार है कि चीनी बैडमिंटन टीम ने पुरुष तथा महिला दोनों खिताब एक साथ जीते हैं। थॉमस कप तथा उबेर कप का आयोजन बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा किया जाता है। हाल ही में जोस राउल मुनिलो द्वारा पनामा का राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया गया। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला सभी 6 ग्लेशियरों खोने वाला पहला देश बन गया है। दक्षिण अमेरिका देश वेनेजुएला सभी 6 ग्लेशियर खोने वाला पहला देश बन गया है।
अंतिम हम्बोल्ट ग्लेशियर हाल ही में बर्फ क्षेत्र बन गया है। यह घटना जलवायु परिवर्तन की गंभीरता को दर्शाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ISO 42001-2023 प्रमाणन प्राप्त करने वाली इंफोसिस दुनिया की पहली कंपनी बन गई है। हाल ही में आइसलैंड द्वारा हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट मैमथ को लॉन्च किया गया है। हाल ही में नेपाल में माता तीर्थ औसी उत्सव 2024 मनाया गया है। माता तीर्थ औसी उत्सव नेपाल में मनाया गया है। यह एक दिवसीय त्योहार माताओं तथा मातृत्व के सम्मान के लिए मनाया जाता है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रत्येक वर्ष 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र में लीबिया के राजदूत ताहिर अल सोनी द्वारा पेश किया गया था। गौरतलब है कि 25 मई 1924 के पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक फुटबॉल प्रतियोगिता ने पहली बार दुनिया के सभी क्षेत्रों से टीम ने हिस्सा लिया था। संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा पुलित्जर पुरस्कार 2024 की घोषणा की गई। पुलित्जर पुरस्कार को पत्रकारिता के क्षेत्र का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। यह पुरस्कार 15 पत्रकारिता श्रेणी तथा 8 कला श्रेणियों में काम को मान्यता देता है। पत्रकारिता श्रेणी के महत्वपूर्ण पुरस्कार लोकसेवा, प्रोपब्लिका को खोजी रिपोर्टिंग, द न्यूयॉर्क टाइम्स की हना ड्रेयर, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग, द न्यूयॉर्क टाइम्स, संपादकीय लेखन, द वाशिंगटन पोस्ट समाचार पत्र के डेविड ई टॉफमैन, ब्रेकिंग न्यूज फोटोग्राफी, रॉयटर्स समाचार एजेंसी की फोटोग्राफी टीम, फीचर फोटोग्राफी एसोसिएटेड प्रेस समाचार एजेंसी फोटोग्राफी टीम, ऑडियो रिपोर्टिंग इनविजिबल इंस्टीट्यूट और USG ऑडियो के कर्मचारी। हाल ही में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन IOM ने विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2000 से 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय धन प्रेषण में 650% से अधिक की वृद्धि की है, जो 128 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 831 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय धन प्रेषण के मामले में शीर्ष 3 देश भारत, मैक्सिको और चीन हैं। हाल ही में इन्वेस्टमेंट माइग्रेशन फर्म हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा वर्ल्ड वेल्दीएस्ट सीरीज रिपोर्ट 2023 की सूची जारी किया गया है। इस सूची के अनुसार अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर दुनिया का सबसे धनी शहर है। दुनिया के धनी शहरों में शीर्ष 3 शहर हैं। न्यूयॉर्क अमेरिका में है, टोक्यो जापान में है, द सैन फ्रांसिस्को जो अमेरिका में है। टॉप 50 में भारत के 2 शहर मुंबई 24वें और दिल्ली 37वें स्थान पर है। बिहार राज्य की विशेषता के बारे में पढ़ेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा खोन्नाहा गांव बिहार के सुपौल जिले में स्थित है। सुपौल के खोन्नाहा गांव के निवासियों द्वारा कोसी नदी जनित पीड़ा का कम करने के सरकारी प्रयासों की कमी के कारण वर्ष 2019 लोकसभा चुनाव, वर्ष 2020 विधानसभा चुनाव के बाद वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में वोटिंग का बहिष्कार किया है। हाल ही में जारी लेसेंट रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया जर्नल के शोध रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016 में बिहार के शराब पर प्रतिबंध से दैनिक और साप्ताहिक खपत के 2.4 मिलियन मामलों तथा अतरंग साथी के विरुद्ध हिंसा के 2.1 मिलियन मामलों में कमी आई है। अप्रैल 2016 में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम 2016 द्वारा संपूर्ण राज्य में शराब के निर्माण, परिवहन, बिक्री तथा खपत पर पूर्ण रोक लगा दी गई है। मई 2024 में बिहार के पटना विमेंस कॉलेज को राष्ट्रीय
मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद की ओर से चौथे चरण के मूल्यांकन के बाद A++ ग्रेड प्राप्त हुआ है। 3.51 CGPA के साथ A++ ग्रेड पाने वाला यह बिहार का पहला कॉलेज बन गया है। 7 मई 2024 को बिहार विधान परिषद के सभापति श्री देवेंद्र चंद्र ठाकुर द्वारा मुख्यमंत्री सहित 11 नवनिर्वाचित विधान परिषद को शपथ दिलवाई गई। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75 है। सदन के नेता श्री नीतीश कुमार, जदयू। विधानसभा परिषद में प्रत्यक्ष का नेता श्रीमती राबड़ी देवी, राजद। 13 मई 2024 को बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। देश के लिए GAT कानून का निर्माण तथा उसे लागू करने में सुशील कुमार मोदी की अहम भूमिका रही थी। श्री सुशील कुमार मोदी 1990 में पहली बार पटना केंद्रीय विधानसभा से विधायक बने तथा 2005 में पहली बार उप मुख्यमंत्री बने। 14वीं लोकसभा चुनाव में श्री मोदी बिहार के भागलपुर सीट से सांसद बने थे। उन्होंने राजद सुप्रीमो श्री लालू यादव पर एक पुस्तक लालू लीला की रचना की थी। 4 मई 2024 के बिहार के भागलपुर जिले का 251वां स्थापना दिवस मनाया गया। बिहार के भागलपुर जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। मई 2024 में बिहार के औरंगाबाद की खुशी कुमारी का चयन अंडर-20 भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम में हुआ है। खुशी कुमारी विगत 50 वर्षों में अंडर-20 भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम में शामिल होने वाली बिहार की पहली महिला खिलाड़ी है। मई 2024 में बिहार के प्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद का निधन हो गया। वर्ष 2015 में श्री प्रसाद को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।